एक गांव में बलुआ नाम का एक मजदूर रहता था। साल के बाकी समय तो उसके पास काम सही चलता था, लेकिन बारिश के आते ही उसका पूरा काम ठप पड़ जाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी रानी उससे बहुत नाराज होती थी। घर में खाने को कुछ नहीं है, कुछ लाओगे जब भूखा मारने का इरादा है। अरे ये कैसे बोल रही हो तुम? तुम्हारे मुंह से तो आग बरसती रहती है हर समय। जब पेट खाली होता है तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं बरसते। अरे तो अब मैं क्या करूं? बारिश शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है, तो इससे मैं क्या करूं? तो ऐसा काम ढूंढो ना जो हर समय चले। जाओ घर से बाहर चले जाओ और तब तक घर में मत आना जब तक काम नहीं मिल जाता। अरे अरे भाग्यवान जी, तुम कैसी बातें कर रही हो जी? अरे वरे मत करो, जाकर काम ढूंढो और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। बलुआ काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वह भटकता रहता है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो थका हारा कहीं से आ रहा होता है। अरे तुम क्या काम करते हो रे भैया? अरे मैं तो लोगों के घरों में नौकर का काम करता हूँ। क्यों भैया, क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे? अरे नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस यही पूछना था, क्या ये अच्छा काम है ना? अरे भाई, अगर तू मेहनत करने वाले हो तो ये तो अच्छा काम ही है। और अच्छी बात तो ये है, ये काम कभी बंद भी नहीं होता। ये सब सुनकर बलुआ भी नौकर बनने की ठान लेता है। वो चंडीदास और सोनाराम के घर काम करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लेता है। अरे बलवा, तुम बहुत ही मेहनती आदमी हो। तुम्हारे बिना हमारे घर का काम नहीं चल सकता। अरे हाँ हाँ, धन्यवाद मालिक, ये तो मेरा कर्तव्य है। चांदीदास के घर से निकलकर वो सोनाराम के घर जाता है। अरे भलुआ, तुमने हमारे घर के सारे काम बहुत अच्छे से संभाल लिए हैं। तुम्हारी वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। अरे धन्यवाद भाभी जी, आप खुश तो हम भी खुश। इन दोनों घरों में ईमानदारी से काम करने से उसे तारीफ तो बहुत मिल रही थी, मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अभी भी उससे नाराज रहती थी। अरे ओ भाग्यवान, अब तुम्हारा क्यों मुंह फूला हुआ है? अरे दो दो घरों में काम करते हो और लेकर के आते हो ये जरा से पैसे, इनका क्या मैं अचार डालूं? अरे जो मेहनत आना मिलता है वो ही लेकर आऊंगा ना। अब क्या मैं उनके घर में डाका डाल दूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, कह देती हूँ। बलुआ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो ज्यादा पैसे घर लाने के लिए एक तरकीब लगाता है। मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो बलवा, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है सोनाराम साहब ने आपके कपड़ों की नकल करके उसे सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया है। अरे ये क्या? सोनाराम ऐसे कैसे कर सकता है, मेरे कपड़ों की नकल? जी मालिक, ये बिल्कुल सच है। वो कह रहा था कि अब आपके कपड़े नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े सस्ते दामों में बेचने शुरू कर दिए हैं। चांदीदास इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद बलुआ सोनाराम के घर जाता है। मालिक, मैंने सुना है चांदीदास साहब ने आपके ग्राहकों को ये कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपके कपड़े घटिया किस्म के हैं। क्या? चांदीदास ऐसा कैसे कर सकता है? भाई वो तो मेरे दोस्त जैसा है। अरे क्या बताएं साहब, आजकल पता नहीं चलता कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है मालिक, वो कह रहे थे कि आपके कपड़े किसी के लायक नहीं हैं और आपके ग्राहक भी अब उनके पास आएंगे। सोनाराम भी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। बलुआ अब उनकी पत्नियों के बीच भी आग लगाने की योजना बनाता है। अरे भाभी जी, सुर्खी भाभी कह रही थी कि आपका पहनावा बहुत खराब है और आपकी चुनी हुई साड़ियाँ भी पुरानी लगती हैं। क्या? सुर्खी ऐसे कैसा कह सकती है? अब मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा कैसा होता है। बड़ी आई। अरे भाभी जी, कमली भाभी कह रही थी कि आपकी साड़ियाँ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सब्जी बेचने वाली की साड़ी हो। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो मुझसे जलती है, बिल्ली सी शक्ल की। बलुआ ने चांदीदास और सोनाराम के परिवारों के बीच अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे। लेकिन जब दिवाली आई तो कमली ने सोचा कि अब इस मौके पर दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। उसने बलुआ से कहा, बलुआ, ये मिठाई सोनाराम के घर दे आना और उन्हें कहना दिवाली की शुभकामनाएं। ठीक है भाभी जी, अभी दे के आता हूँ।
लेकिन रास्ते में ही बलुआ वो मिठाई खा गया। फिर जब वो सुर्खी के घर पहुंचा तो सुर्खी ने भी बलुआ के हाथ चांदीदास के घर मिठाई भिजवाई, लेकिन इस बार बलुआ मिठाई को अपने घर ले गया। मैंने मिठाई भेजी, लेकिन उस सुर्खी से इतना ना हुआ कि वो भी मिठाई बेच दे। मुझे ही शौक चढ़ा था दोस्ती करने का, लेकिन वो कमली इस लायक है ही नहीं। मेरी मिठाई देखकर थोड़ी शर्म ही कर लेती। अब आखिर उसने उन्हें धोखा देने का सोचा, जिसके लिए वो इतने समय से तैयारी कर रहा था। अरे मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे। कितने पैसे चाहिए बलुआ? मालिक, कम से कम 60,000 तो चाहिए ही मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे और जल्द ही लौटा देना ये पैसे मुझे। ये ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलुआ पैसे लेकर गायब हो जाता है और काम पर वापस नहीं आता। रानी वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उधर चांदीदास बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी, बलुआ ने मेरी मदद का फायदा उठाकर मुझसे बहुत सारे पैसे हड़प लिए और अब वो काम छोड़कर भाग गया है। हमें उस धोखेबाज को सजा देनी होगी। हाँ भाई, हम बलुआ को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे, उसके बाद ही उचित निर्णय लेंगे। पंचायत में बलुआ को बुलाया जाता है। वहाँ चांदीदास, कमली, सोनाराम, सुर्खी और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। हाँ भाई बलुआ, तुम्हारे ऊपर बहुत गंभीर दोष लगे हैं। चांदीदास का कहना है कि तुमने उससे धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए हैं और तुम उसका काम छोड़कर भाग गए। क्या ये सच है? सरपंच जी, ये तो सरासर झूठ है। उन्होंने खुद मुझे काम से निकाला था। इसी बीच सोनाराम और सुर्खी बोल पड़ते हैं। सरपंच जी, ये चांदीदास खुद को हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने नौकरों को हमेशा तंग करता है, इसने ही निकाला होगा इसे। और हाँ, इस चांदीदास की पत्नी कमली भी कुछ कम नहीं है। वो भी हमेशा बलुआ को तंग करती रहती थी, मैंने खुद देखा है। हाय हाय, झूठी कहीं की। झूठ नहीं, सच है जे। मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। ये दोनों पति पत्नी कहानी बना रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। बहुत झूठे हैं ये दोनों। उन तीनों की बातों से बलुआ को हौसला मिलने लगता है। देखो भाई, बलुआ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि गवाह भी उसके हक में ही है, इसलिए बलुआ अब आजाद है। लेकिन सरपंच जी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। देखो भाई, अब तो फैसला हो चुका है। बलुआ राहत की सांस लेता है और पंचायत से बच निकलता है। चांदीदास के यहाँ काम छोड़कर वो सरपंच के यहाँ काम करना शुरू कर देता है और वो सरपंच का बहुत चहेता बन जाता है। इस दौरान एक दिन सुर्खी अपने गहनों की मरम्मत करवाने बाजार जा रही थी। अरे बलुआ, मैं ना बाजार जा रही हूँ, गहनों की मरम्मत करवानी है, तुम घर का ख्याल रखना। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आपके गहनों की मरम्मत मैं ही करवा लाता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम भरोसेमंद आदमी हो, जे लो, ख्याल रखना। सुर्खी ने बलुआ को अपने गहने सौंप दिए, लेकिन बलुआ उन्हें लेकर गायब हो गया। सुर्खी सोनाराम के साथ उसके घर पहुंची तो बलुआ ने इससे साफ इनकार कर दिया। थक हार कर उन दोनों ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। अरे भाई बलुआ, तुम्हारे ऊपर गहने चुराने का आरोप है, क्या ये सच है? नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? मेरे गहने तुमने ही लिए थे और आप झूठ बोल रहे हो। सरपंच जी, मुझे लग रहा है सोनाराम और सुर्खी ने बलुआ को फंसाने की साजिश रची है। हाँ, सुर्खी हमेशा जलती रहती है और वो नहीं चाहती कि बलुआ हमारे घर में काम करे। अरे इसने तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही किया है, तुम तो इसकी सच्चाई जानती ही हो ना। तुमने हमारा साथ दिया था, जो अब हम तुम्हारा साथ दें। देखो भाई, बलुआ मेरे घर में भी काम करता है और मैं उसे जानता हूँ, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। बलुआ एक बार फिर से बच जाता है। आपने तो कमाल ही कर दिया। देखो भाग्यवान, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। चलो अब हम शहर चलकर रहते हैं, आराम की जिंदगी जिएंगे वहाँ। हाँ हाँ, शहर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हाथ तो मार लो। अरे अब कैसा बड़ा हाथ मार लूं? सरपंच के घर। बलुआ सरपंच के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन रानी के जोर देने पर वो राजी हो जाता है। वो कागज बनवाता है जिसमें लिखा होता है कि सरपंच की सारी जायदाद बलुआ के नाम है और उस पर सरपंच की मुहर लगवा लेता है। अरे सरपंच जी, ये राशन का कागज है, इस पर जरा अपनी मोहर लगा दीजिए।
तो मुझे आसानी से राशन मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये लो भाई। मुहर लगते ही बलुआ के तेवर बदल जाते हैं और वो सरपंच को घर से बाहर निकाल देता है। अरे तू क्या पागल हो गया है रे बलुआ, ये क्या कर रहा है? अरे सरपंच जी, आपने अपने हाथों से अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब ये घर भी मेरा है, फौरन यहाँ से निकल जाओ। अरे धोखेबाज कहीं के, इसका मतलब चांदीदास और सोनाराम बिल्कुल सही कह रहे थे, तूने उन्हें भी धोखा दिया है। अरे जाओ जाओ, जहाँ जाकर शोर मचाना है मचाओ, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। अब सरपंच अपने लिए पंचायत बुलाता है, लेकिन चांदीदास और सोनाराम दोनों ही उसका साथ देने को तैयार नहीं होते। अब हम में से तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा सरपंच, तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों की सजा मिली है। सही कह रहे हो चांदीदास, इस सरपंच ने हमेशा गलत फैसले लिए हैं। नहीं, ये समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ये बलुआ हमेशा दूसरों को अपने धोखे से बेवकूफ़ बनाता रहेगा। सही कह रही हो कमली, हम दोनों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस धोखेबाज बलुए को सजा मिलनी ही चाहिए। वो चारों मिलकर बलुआ के खिलाफ गवाही देते हैं। सरपंच अपनी बात भी सबके सामने रखता है और आखिरकार बलुआ को पकड़ लिया जाता है। ये कागज अभी के अभी मुझे वापस कर दो, और तुमने जो चांदीदास के पैसे लिए और सोनाराम के गहने हड़पे वो भी वापस कर दो, और अब से तुम अपने जीवन भर जेल में रहोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पति को छोड़ दो। अरे अब क्यों चिल्ला रही है पागल औरत, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं तेरी बात मानता और ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। ये बलवा उन लोगों के पैसे, गहने और कागजात वापस कर देता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है।